क्लास 8 बच्चों, मैं सुषमा श्रीवास्तव आप लोगों को आपके हिंदी में महान व्यक्तित्व के पाठ 4 चाणक्य इस कहानी को आज पढ़ाऊँगी। तो आइए इस कहानी के बारे में हम लोग जानें। चाणक्य का पूरा नाम विष्णुगुप्त चाणक्य था। इन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है। ये तक्षशिला के ब्राह्मण थे। इन्होंने तक्षशिला से ज्ञानार्जन और दर्शन का अध्ययन किया। पिता की मृत्यु के बाद इनकी माता ने इनका पालन पोषण किया। मगध के राजा घनानंद ने इन्हें दानशाला का प्रबंधक बनाया, परंतु बाद में क्रोधी होने के कारण इन्हें हटा दिया गया। चाणक्य ने नंद वंश के विनाश करने की प्रतिज्ञा की। इनकी भेंट समुद्रगुप्त मौर्य से हुई, जो मगध राज्य में सेना नायक था। वह महत्वाकांक्षी था। चंद्रगुप्त में बल था और चाणक्य में बुद्धि। बल और बुद्धि के संयोगानुसार नवीन योजना के अनुसार चंद्रगुप्त ने मगध राज्य पर अधिकार कर लिया। 321 ईसा पूर्व में उसका विधिवत राज्याभिषेक हुआ। चंद्रगुप्त ने चाणक्य को महामंत्री और प्रमुख परामर्शदाता नियुक्त किया। चाणक्य ने अपने महान ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की। इसमें राजतंत्र, निरंकुश शासन, देशद्रोह, राजद्रोह, शांति, युद्ध, संधि, मंत्री परिषद, प्रशासकीय अधिकारियों, निरीक्षकों, उनके कर्तव्य, राजा के अधिकारों तथा कर्तव्यों, प्रजाहित के कार्यों, राजतत्व के श्रेष्ठ आदर्श, कर प्रणाली तथा राजनीति के विभिन्न विषयों व नीतियों का विवेचन किया गया। चाणक्य ने राजतंत्र को उपयोगी संस्था माना। उनके अनुसार राजा में विशिष्ट गुण होने चाहिए। वह धर्मनिष्ठा, सत्यवादी, कृतज्ञ, बलशाली, वृद्धों का सम्मान करने वाला, उत्साही, विनयशील, विवेकी, निर्भीक, न्यायप्रिय, मृदुभाषी और कार्य निपुण होना चाहिए। चाणक्य ने आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य की कल्पना की। वे एक व्यवहार कुशल राजनीतिज्ञ थे। वे आधुनिक राजनीतिक विचारकों, चिंतकों में अग्रणी माने जाते हैं। चाणक्य अपनी नीति के लिए भी प्रसिद्ध हैं, क्योंकि चाणक्य जो थे इनके पास बुद्धि जो थी इनकी बहुत ज़्यादा विकसित थी। ये अपनी बुद्धि और चंद्रगुप्त ने बलपूर्वक जो है
नंद के वंश का विनाश करना प्रारंभ कर दिया। और धीरे धीरे जो है चाणक्य और चंद्रगुप्त ने दोनों ने मिलकर घनानंद के शासन को, जिसे नंद वंश कहा जाता है, जब इन्होंने यह प्रतिज्ञा कर ली थी कि हम नंद वंश का विनाश कर देंगे, और जब इनकी मुलाकात जो है चंद्रगुप्त से हो गई, जो मगध राज का क्या था, सेनापति था, और मगध राज का जो सेनापति चंद्रगुप्त था वो भी इस बात में इनके साथ तैयार हो गया कि नंद वंश का विनाश किया जाएगा। चाणक्य के ज्ञान जो है, चाणक्य की नीति को आज भी कहा जाता है कि चाणक्य की नीति जो है वह बहुत तीव्र बुद्धि वाले लोग ही कर सकते हैं। तो इन्होंने अपनी पुस्तक जो है, अर्थशास्त्र जो इनका ग्रंथ था, उसकी जब इन्होंने रचना की, तो इससे पहले आपको हमने बताया कि उसके अंतर्गत चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना में किन किन चीज़ों को, किन किन चीज़ों के बारे में उसमें लिखा, और यह भी बताया कि एक राजा के अंदर कौन कौन से गुणों का होना आवश्यक है। जब ये सारे गुण राजा के अंदर होंगे तभी वह एक धर्मनिष्ठ राजा कहलाएगा। अब इसी के आधार पर इसमें कुछ प्रश्न भी हैं, तो उनके बारे में आपको बता दें। पहला प्रश्न हमारा है, चाणक्य का पूरा नाम क्या था? उन्हें किन नामों से जाना जाता है? तो आंसर में लिखेंगे, चाणक्य का पूरा नाम विष्णुगुप्त चाणक्य था। उन्हें कौटिल्य नाम से भी जाना जाता है। कौटिल्य उन्हें इसलिए कहा जाता है कि उनकी बुद्धि जो थी बहुत ही तीव्र थी। फिर दूसरा है, नंद वंशीय शासन घनानंद ने चाणक्य को किस पद पर नियुक्त किया? तो इसका आंसर है, नंद वंशीय शासक घनानंद ने चाणक्य को दानशाला प्रबंधक के पद पर नियुक्त किया था। तीसरा है, चाणक्य की नई रणनीति के अनुसार चंद्रगुप्त के मगध पर आक्रमण करने का क्या परिणाम हुआ? तो चाणक्य की नई रणनीति के अनुसार चंद्रगुप्त के मगध पर आक्रमण करने का यह परिणाम हुआ कि मगध पर चंद्रगुप्त की विजय हुई और घनानंद की हार। फिर चौथा है, चाणक्य के अनुसार राजा में कौन कौन से विशिष्ट गुण होने चाहिए? तो उत्तर, चाणक्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में राजा के विशिष्ट गुण बताए हैं। उनके अनुसार राजा धर्मनिष्ठा, सत्यवादी, कृतज्ञ, बलशाली, वृद्धों का सम्मान करने वाला, उत्साही, विनाशशील, विवेकी, निर्भीक, न्यायप्रिय, मृदुभाषी और कार्य निपुण होना चाहिए। फिर अगला है, चाणक्य के अनुसार
लोक कल्याणकारी राज्य के क्या कर्तव्य होने चाहिए? तो आंसर, चाणक्य के अनुसार लोक कल्याणकारी राज्य में निम्न कर्तव्य होने चाहिए। आकस्मिक और प्राकृतिक आपदाओं में नागरिकों की रक्षा करें। राज्य के अपंग, शक्तिहीन, वृद्ध, रोगी और दीन दुखियों का पालन पोषण करना चाहिए। अगला, राज्य को शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। अगला, राज्य का यह कार्य है कि साहूकार, व्यापारी, शिल्पी, शासकीय अधिकारों और कर्मचारी आदि को शोषण से प्रजा की रक्षा करे। अगला, राज्य को चाहिए कि क्रय विक्रय व बाजार के लिए नियम बनाए। फिर अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यों में सही उत्तर बताएं। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की बुद्धिमत्ता और कूटनीति के कारण क्या किया? चाणक्य को अपना परामर्शदाता नियुक्त किया, चाणक्य को अपना मैत्री नियुक्त किया, या चाणक्य को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक कब हुआ था? 298 ईसा पूर्व में, 312 ईसा पूर्व में और 321 ईसा पूर्व। किस में हुआ था? 321 ईसा पूर्व में चाणक्य का जो है राज्याभिषेक हुआ था। तो ये हमारी कहानी जो थी आज की आपके महान व्यक्तित्व की, चाणक्य, इसके बारे में आप लोगों को बताया गया। अब आगे हमारा है, हम लोगों ने हिंदी में इसी के साथ आपके हिंदी के भी कुछ क्वेश्चन आंसर इसमें हम आपको करवाते जा रहे हैं। जिन लोगों का क्वेश्चन आंसर नहीं हुआ होगा वो लोग इसको पुनः कर लेंगे। तो हिंदी में 3 पार्ट का बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन आंसर हमने करवा दिया था दोबारा से। अब आज लेसन 4 जो है, पेड़ों के संग बढ़ना सीखो। पेड़ों के संग बढ़ना सीखो में इसमें आपको जो है पहले अर्थ बता दे रहे हैं आप लोगों को। जो पहली हमारी 4 पंक्तियां हैं उनका अर्थ है कि कवि कहते हैं कि बहुत दिनों से मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ी सी ज़मीन लेकर उस पर बाग बगीचा लगाऊं, जिसमें फल फूल खिलें, चिड़ियाँ बोलें और सर्वत्र सुगंध बिखरे। बगीचे में एक जलाशय भी हो, जिसमें ताज़ी हवा अपना अंग भिगोकर और भी ठंडी हो जाए। ये आपका है बहुत दिनों से, फिर उसके बाद जो है लास्ट वाला है अंग भिगो ले। तो उन 4 पंक्तियों का अर्थ हुआ। फिर उसके बाद है 4 पंक्तियाँ हो सकता है और लास्ट का है चिड़ियों का रोना। तो इसकी व्याख्या सुनिए। कवि बच्चों से कहते हैं कि संभव है तुम्हारे पास तुम्हारी अपनी ज़मीन हो, फल फूल से लदे बगीचे हों, या अपनी खाली ज़मीन हो, या हो सकता है छोटी सी क्यारी ही हो जो फूलों के खुशबू से महक रही हो, या फिर कुछ खेत हों जिसमें फसलें लगी हों। यह भी संभव है कि उसमें चौपाएँ यानी पशु
घूमते हों या आंगन में पक्षी चहकते हों, तो तुमसे विनती है कि तुम इन सब को मत मिटने देना। पेड़ों को कभी मत कटने देना, क्योंकि ऐसा करने से चिड़ियों का आश्रय छिन जाएगा और तुम्हें चिड़ियों के लिए तरसना पड़ जाएगा। फिर वो 4 पंक्तियां हैं, एक एक पत्ती, और उसका लास्ट है एकदम संग हिलना। अब इसका अर्थ देखिए, कवि कह रहे हैं कि पेड़ों वनस्पतियों की एक एक पत्ती हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे हमारे सपनों को आधार देते हैं। जब पेड़ों की शाखाएं कटती हैं तो वे भी शिशुओं की तरह रोते हैं। इसलिए अपने जीवन में पेड़ों के महत्व को समझते हुए पेड़ों के संग बढ़ना, इतराना और हिलना सीखो। यानी पेड़ों को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बना लो। फिर लास्ट हमारा है बच्चे और पेड़, और उसके बाद है बाँट रही है। तो इसमें है कि कवि जो हैं वो उनके अनुसार इस संसार की हरियाली और खुशहाली, संसार की हरियाली और खुशहाली का आधार पेड़ व बच्चे हैं। जो इस बात को नहीं समझते उन्हें पछताना पड़ता है। वर्तमान समय में सभ्यता वहशी बनी हुई है, अर्थात शहरीकरण व औद्योगीकरण ने मानवों को पेड़ों का दुश्मन बना दिया है। वे पेड़ों को काटते जा रहे हैं। पेड़ों के कटने से हवा जहरीली हो रही है, जिससे मनुष्य बीमार हो रहा है। तो ये हमने आपको इसका अर्थ बताया। अब इसमें कुछ प्रश्न हैं, उनके बारे में आपको बता देते हैं। जैसे नीचे लिखे गए शब्दों की सहायता से आप एक तुकारांत कविता बनाइए। तो वो शब्द क्या हैं? खोना, रोना, काट, बाँट, हरा भरा। तो कविता कैसे बनाई जाएगी? मानव तू यदि नहीं चाहता अपना जीवन खोना, शुद्ध हवा, हरियाली, चिड़ियाँ और खुशबू को रोना, तो सावधान हो जा अब भी, पेड़ों को मत काट, जहरीली हवा स्वयं के बच्चों को मत बाँट। जब तक तेरे उपवन में पेड़ रहेगा हरा, तब तक रहेगा संसार तुम्हारा खुशियों से भरा। तो ये तो हो गई हमारी कविता, जो ये दिया हुआ था, खेलना, रोना, काट, बाँट, हरा भरा। तो इसमें ये जो शब्द दिए हुए थे, इन सभी शब्दों का प्रयोग इसमें हो गया। पहला था खोना, तो इसमें देखिए पहली पंक्ति में आ गया था, माना तू यदि नहीं चाहता अपने जीवन को खोना। फिर रोना, तो इसमें पूरे जितने भी शब्द थे उन सारे शब्दों का प्रयोग इस कविता के अंतर्गत हो गया है। फिर आपका है, अगर पेड़ न होते, अगर पेड़ न होंगे तो मनुष्य का जीवन कैसा हो जाएगा? इस संबंध में अपने विचारों को व्यक्त करिए। तो इसमें उत्तर देखिए, पेड़ पौधे प्रकृति का अनुपम उपहार है। आज जंगलों का अंधाधुंध काटा जा रहा है।
जिसके परिणाम स्वरूप मौसम में परिवर्तन, तापमान में वृद्धि, ओजोन परत में छेद आदि समस्याओं में वृद्धि हुई है। बढ़ती आबादी, शहरीकरण और औद्योगीकरण के कारण मानव जंगलों को लगातार काटता जा रहा है, जिससे न केवल पर्यावरण असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो गई है, वरन वन्य जीवों का अस्तित्व भी खतरे में है। कई वन्य प्राणी तो लुप्त हो चुके हैं। वृक्ष पहाड़ियों की सतह को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तथा तेजी से बढ़ते बारिश के पानी से प्रकृति बाधाएं उत्पन्न करते हैं। परंतु वृक्षों के अभाव में नदी का जल स्तर बढ़ जाता है, जिससे बाढ़ें आती हैं। और हम जानते हैं कि बाढ़ के अपने दुष्प्रभाव हैं। तो वनों की कटाई के परिणाम बहुत गंभीर हैं। इसका सबसे बड़ा नुकसान वायु प्रदूषण के रूप में देखने को मिलता है। जहाँ पेड़ों की कमी होती है, वहाँ हवा प्रदूषित हो जाती है और सांस से संबंधित अनेक प्रकार की बीमारियाँ हो जाती हैं। वनों के विनाश के कारण वन्य जीवों का अस्तित्व भी संकट में हो जाता है। ग्लोबल वार्मिंग का खतरा जो है अलग बढ़ जाता है। जंगलों के कटने से भूमि रक्षण के कारण रेगिस्तान कई पैमाने पर फैल रहा है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से वर्षा भी कम होने लगी है। अपर्याप्त वर्षा से जल स्रोत दूषित हो रहा है। हवा में जहरीली गैसों के बढ़ने से पर्यावरण में प्रदूषण की मात्रा अत्यधिक बढ़ गई है। यदि समय रहते मनुष्य नहीं संभलता और उसने पेड़ों के संरक्षण व की तरफ उचित ध्यान नहीं दिया, तो यह धरती पेड़ पौधों एवं वनस्पतियों से विहीन हो जाएगी। मनुष्य सांस सांस को तरसेगा। सूखा, अकाल तथा बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। वन्य जीव मनुष्यों के निवास पर धावा बोल लेंगे और या फिर मारे जाएंगे। ये मनुष्य को मारेंगे। कुल मिलाकर ये देखा जाए कि पेड़ों के बिना मनुष्य की कल्पना नहीं की जा सकती। मनुष्य किसी वृक्ष की नहीं कर सकता। वृक्ष नहीं रहे तो सबसे पहले मानव का अस्तित्व पृथ्वी से समाप्त हो जाएगा। फिर अगला है आपका, यदि पेड़ पौधे बोलने लगे तो वे अपने कौन कौन सी समस्या बताएंगे? तो आंसर, यदि पेड़ पौधे बोलने लगे वे अपनी बहुत सी समस्याओं को बताएंगे। हम मनुष्य उनका ख्याल नहीं रखते। उनकी शाखाओं को काटने पर उन्हें भी दर्द होता है। वे हमें फल, फूल, लकड़ी जैसी अनेक वस्तुएं उपहार में देते हैं, परंतु हम इन सब के बदले
उन्हें तकलीफ़ पहुंचाते हैं। फिर है आपका बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी सी धरती पाऊँ से कवि का क्या आशय है। तो आंसर है इसका बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी सी धरती पाऊँ। इससे कवि का आशय यह है कि काफ़ी समय से इस प्रयास में लगे हुए हैं कि बाग बगीचे लगाने के लिए थोड़ी सी ज़मीन कहीं से मिल जाए या ख़रीद लें। फिर दूसरा है कविता में कवि की क्या चिंता है। तो इसका उत्तर है कविता में कवि जो है उसकी चिंता यह है कि मनुष्य यदि इसी तरह पेड़ पौधे काटते जाएंगे तो पशु पक्षियों का आश्रय छिन जाएगा और मनुष्य उन्हें देखने के लिए तरस जाएगा। साथ ही हवा जहरीली हो जाएगी और धरती पर जीवन का अस्तित्व समाप्त होने लगेगा। फिर तीसरा है कवि क्या विनती कर रहा है। तो कवि यह विनती कर रहा है लोगों से कि वे पेड़ों को न काटें। साथ ही कवि यह भी विनती कर रहे हैं कि लोग अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और धरती को हरा भरा कर दें। फिर चौथा है बच्चे और पेड़ संसार को हरा भरा किस प्रकार रखते हैं। तो आंसर है बच्चों से ही दुनिया में खुशहाली है। जिन घरों में बच्चे नहीं होते वहाँ सन्नाटा और मातहम सा माहौल होता है। उसी प्रकार पेड़ संसार को हरियाली प्रदान करते हैं। पेड़ों के बिना यह धरती प्राणहीन और बंजर दिखाई देगी। बच्चों की हंसी, शरारतें और पेड़ों की हरियाली तथा शुद्ध हवा इस संसार को हरा भरा रखते हैं। अब है इसमें भाषा की बात देखिए। क्रिया के जिस रूप से ज्ञात होता है कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, पढ़वाना। तो अब नीचे कुछ दिए हुए हैं उनमें आपको बता, जैसे अब नीचे दिए हुए कुछ रखना, घूमना, काटना, बनाना, लिखना, देखना और पिलाना। तो खेलने का क्या हो जाएगा, खिलवाना, रखना, रखवाना, घूमना, घुमवाना, काटना, कटवाना, बनाना, बनवाना, लिखना, लिखवाना, देखना, दिखवाना, पिलाना, पिलवाना। ये हो गया बच्चों। फिर इसके बाद है आपका जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति से काव्य की शोभा बढ़ती हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे संग संग एक एक बाग बगीचा, फूल फल आदि। आप अपनी पुस्तक में खोजकर अनुप्रास अलंकार के उदाहरण लिखिए। तो आपके पहले ही चैप्टर में दिया हुआ है वरदे वीणा वादिनी वरदे। व अक्षर की आवृत्ति इसमें हुई है। वरदे में व, वीणा में व, वादिनी में व आया है।
फिर देखिए जैसे है पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय। तो इसमें प वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है। पोथी प, पढ़ प, फिर पंडित में प। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका अनुप्रास अलंकार, क्योंकि एक ही शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है। तो ये आपका आज इसका भी क्वेश्चन आंसर समाप्त हो गया। अब आगे अगला जो कहानी उसमें होगा महान व्यक्तित्व में, उसको पढ़ाएंगे और इसमें का क्वेश्चन आंसर करवा देंगे आप लोगों को। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।